हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ फिर से अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट का जो दूसरा एपिसोड है, उसका दूसरा चैप्टर होगा इसमें। तो ये हमारा एपिसोड का सीरीज़ है, नाम है कि क्लाइमेट 2 के नाम से। तो अब मैंने यहाँ पर चैनल का लोगो भी अपना इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर आपको यहाँ ये कोने पर दिखेगा, ये आज से ये। चलिए हम लोग बात करते, तो अब देखते हैं नेक्स्ट अपने एपिसोड में, सीधा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग एपिसोड पिछले, चलिए पॉइंटर ले लें। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। पांच अलग अलग एपिसोड में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे इस वीडियो को। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट में आज हम जैसे कि इसमें बाकी था, हमारा रह गया था प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, प्रेशर एंड प्लानिटरी विंड्स, लैंड एंड सी ब्रिजेस एंड मानसून, साइक्लोनिक एक्टिविटी। तो आज के एपिसोड में हम लोग सिर्फ इसका जो 2 पॉइंट हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वो 2 पॉइंट हैं हमारे, ये एक प्रेसिपिटेशन और दूसरा रेनफॉल। आज हम इन दोनों पर डिस्कस करेंगे आज की इस एपिसोड में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन यानी कि इसको हिंदी में वर्षण भी बोलते हैं इसको, यानी कि जो भी अलग अलग यानी जो वायु, जो जलवाष्प, जो पानी की जो मात्रा धरती की सतह से, पृथ्वी की सतह से जो वाष्पित होकर हवा में जा रहा है और वो किसी भी रूप में जब वो जमीन पर आ रहा संघनित होकर, तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, यानी कि वर्षण बोलते हैं। इसके अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें कि चलिए इसके अलग अलग सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस पर। जैसे बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूअस कंडेंसेशन इन फ्री एयर हेल्प द कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इन साइज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर फेल्स। और होता यह है कि हवा का जो क्षमता होती है, हवा का जो रेजिस्टेंस होता है इसको पानी को धारण करने का, तो वो जब कम पड़ जाता है और उस हवा पानी को छोड़ने लगता है, तो इसी स्थिति को वर्षण बोलते हैं। और ये अलग अलग रूपों में होता है। जैसे देखिए, यदि प्रेसिपिटेशन जब साइज उसका होता है जो अलग पानी की तरह, जब उसका पानी की बूंदों में जब होता है और उसका साइज जब 5 mm से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में उसको रेनफॉल बोलते हैं। या फिर उसके अलग अलग नाम है, जैसे कि पहला है विराज, VIRAGE, विराग या विराज जो बोले इसको। व्हेन रेन ड्रॉप्स इवेपोरेट बिफोर द रीचिंग द अर्थ वाइल पासिंग थ्रू द ड्राई एयर। होता है कि वर्षण तो हो रहा है लेकिन निचले स्तर पर काफ़ी एयर जो होता है काफ़ी ड्राई होता है। जनरली ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में या फिर उन क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ पर कैटाबेटिक विंड चलता है, या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये इस तरह देखने को मिलेगा कि पानी तो बारिश तो हो रहा लेकिन ज़मीन पर नहीं गिर रहा ये। और इनका जो ड्रॉपलेट्स है उनका साइज 5 mm से कम का होता है ये। और दूसरा फिर है ड्रिजल ये एक तरह का लाइट रेन होता है, पता ही नहीं चलता कि ये कुहासा है या बारिश है। जनरली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो हमारा जो ठंड के दिनों में जो इंडिया में, जो नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है, उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि समझ में नहीं आता कि ये कुहासा है या फिर बारिश हो रही है। यहाँ पर भी जो रेन ड्रॉप्स है इसका जो साइज होता है 0.5 mm से कम होता है। व्हेन द टेम्परेचर लोअर देन द 0 डिग्री सेल्सियस प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो इज कॉल्ड स्नोफॉल। जनरली जहाँ पर जो हाई लैटिट्यूड रीजन है, हाई लैटिट्यूड या हाई एल्टीट्यूड में भी, जैसे उच्च अक्षांशीय या फिर बहुत ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे कश्मीर की हम बात करें तो ठंड में वहाँ पर स्नोफॉल होता है कि टेम्परेचर वहाँ के, जब बारिश तो हो रही है लेकिन वहाँ टेम्परेचर चूंकि 0 डिग्री से नीचे है, इसलिए बारिश की बूंदें जम जा रही हैं और वो स्नोफॉल का रूप ले रही है। मॉइस्चर इज रिलीज फ्रॉम द हेक्सागोनल क्रिस्टल। दिस क्रिस्टल्स फॉर्म फ्लेक्स ऑफ snow beside the rain and snow the storm the form snow other form of precipitation is are sleet और hail। होता है कि ये जो होता है कि स्नोफॉल के अलावा एक और प्रेसिपिटेशन का एक और जो कि प्रकार है वो है हेल स्टॉर्म, यानी कि ओलावृष्टि। इसमें एक्चुअली होता है कि ओलावृष्टि जो होता है जनरली मैदानी क्षेत्रों में होता है, जब बारिश जो बादल काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जो कि वो संघनित होने के बजाय वहाँ पर वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में वो जमने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ज़मीन पर नीचे गिरते समय एक दूसरे के साथ जुड़कर वो काफ़ी बड़े बड़े शेप्स में आ जाते हैं। ये इनका जो शेप है 0.5 से 50 mm तक इनका साइज हो सकता है। ये बारिश की बूंदों से लेकर यानी कि 50 mm तक का साइज होता है जनरली।
तो चलिए अब फिर देखते हैं प्रेसिपिटेशन का। जैसा नेक्स्ट है स्लीट। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स और रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। ये एक तरह का इसको एक फ्रोजन रेन ड्रॉप्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो ओले का जो बूंद बूंद समान जो ओले गिरते हैं उनको स्लीट कहा जाता है। रेन ड्रॉप्स विच लीव द वार्मर एयर एनकाउंटर द कोल्डर एयर ब्लो। रेन ड्रॉप्स प्रेसिपिटेशन की वजह जब बारिश होता है तो एक which leave the warmer air encounter the colder air below. As a result, the solidifies and reach ground as the small pellets, ice not bigger than the raindrops from which they are formed. Sometimes the drops rain after being released by the clouds become the solidified into the small rounded solid pieces of the ice which reach the surface the earth called hailstones. चलिए हेलस्टॉन्स का परिभाषा इस तरह दिया है, इसमें हम इसको बना दिए। तो यही इसी को स्लिट ही कभी कभार जुड़ जाते हैं आपस में और वो एक हेलस्टोन का रूप ले लेता है। जनरली इसमें रेन ड्रॉप्स विच लीव्स द वार्मर, जब से गर्म बारिश की जो बूंदे हैं जबकि वार्मर एयर को छोड़कर जो कोल्डर एयर में आता है या कोल्डर रीजन में आता है वो धीरे धीरे वो जमने लगता है और जमकर एक दूसरे के साथ जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े राउंड में फॉर्म बन जाता है और वो हेल स्टॉर्म के रूप में जमीन पर आकर गिरता है, जो कि काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो जाता है कभी कभार। हेल स्टॉर्म्स हैव द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द आइस ओवर द अदर। एक वो काफ़ी मतलब परत दर परत से बना होता है, वो काफ़ी परतदार होता है। तो चलिए इसमें प्रेसिपिटेशन में कुछ जो अलग अलग प्रकार है इसमें देखते हैं। रेनफॉल ड्रॉप साइज मोर देन 0.5 mm। विराग रेन ड्रॉप्स इवापोरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ, जमीन पर पहुंचने से पहले जो कि वाष्पित हो जाता है। ड्रिजल लाइट रेनफॉल ड्रॉप साइज लेस देन 0.5 mm। 0.5 mm से जिसका जो ड्रॉपलेट्स उसका साइज कम होगा तो इसको ड्रिजल बोलते हैं। मिस्ट होता है, मिस्ट अकर्स बिफोर द रीचिंग द ग्राउंड लीडिंग द फॉगी वेदर। जनरली ये फॉगी वेदर होता है जब मिस्ट एक कुहासा जैसी स्थिति होती है ठंड में या शुरुआती ठंड में या फिर ठंड का जो अंतिम दौर होता है उसमें ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। स्नोफॉल, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। स्लिट और हेल, ये तो यानी कि जो प्रेसिपिटेशन के जो अलग अलग रूप हैं, रेनफॉल, विराग, ड्रिजल, मिस्ट, स्नोफॉल, स्लिट और हेल, कुल ये हमारे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 रूप हैं जो कि अलग अलग रूपों में रेनफॉल ये प्रेसिपिटेशन देखे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं रेनफॉल की। तो रेनफॉल जो है, जो ड्रॉप होता है, रेन ड्रॉप है साइज मोर देन 0.5 mm। जो 0.5 mm से अधिक का जो रेन ड्रॉप होगा, जो कि बारिश की जो बूंदे यानी कि बारिश की जो जब जल की बूंदें जिनका आकार 0.5 मिलीमीटर से अधिक होगा, ऐसी स्थिति में को वर्षा कहेंगे। तो वर्षा 3 तरह के होते हैं जनरली। अब इसको अलग अलग तरह भी किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग तरह किया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 ही पढ़ेंगे। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में भी वो ट्रॉपिकल है, फिर ट्रॉपिकल होता है, फिर वो टेम्परेट साइक्लोन होता है, और फिर इसमें भी फ्रंटल रेन होता है। अलग अलग तरह का फिर इसमें भी रेनफॉल होते हैं। तो हम लोग इस फिलहाल 3 ही तरह को पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल ये है कि इसको हिंदी में संवहनीय वर्षा बोलते हैं। कि इसमें होता यह है कि गर्मियों में ये जो हमारा जो लो लैटिट्यूड रीजन है, जो कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी तेज धूप पड़ता है, जिसके कारण कि सतह गर्म होता है और गर्म हवा, और वहाँ की हवा भी गर्म होती है, गर्म होकर वो ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठते ही वो जो कि एक NLR होता है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉर्मल लैप्स रेट से उनका जो टेम्परेचर गिरने लगता है और वो फैलने लगता है, जिससे कि उसकी जो हवाओं को जो ढोने की क्षमता, हवा में जो पानी को जो ढोने की क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है उसकी कम होती जाती है और वो बारिश की बूंदों के रूप में वो टपकने लगता है। इस तरह की जो रेनफॉल उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। तो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन हैवी द शॉर्ट ड्यूरेशन हाईली लोकलाइज्ड। ये होता है कि शॉर्ट, इसका जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी कम होता है और काफ़ी लोकलाइज होता है, बहुत कम क्षेत्र में होता है, बहुत छोटे से इलाके में हो जाता है। इट अकर्स मेनली इन ड्यूरिंग द समर इन कॉमन ओवर द इक्वेटोरियल डोल्ट्रम्स। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं इसको, ये कॉन्गो बेसिन, अमेजन बेसिन और आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ऐसा देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है।
अब एक और चीज़ इसमें आता है कि एडियाबेटिक लैप्स रेट, जैसे कि अभी हम लोग इसमें देख चुके हैं। एडियाबेटिक होता है इसमें, जब हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ते हैं तो इसमें एक एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है। अभी यहाँ पर हम लोग कहीं सॉरी इसको देखे हैं, अभी इसको पढ़िएगा आप आगे। द एडियाबेटिक लैप्स रेट इज द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्सल द चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द कंप्रेशन ऑफ और एक्सपेंशन ऑफ एसोसिएटेड विथ एलिवेशन चेंज under the assumption that the process is adiabatic, that is no heat change occurs, the सीधे शब्द में कहें no heat change occurs between the given air parcel its surrounding, यानी कि एडियाबेटिक लैप्स रेट वही होता है, सॉरी ये यहाँ पर जो है नॉर्मल लैप्स रेट नहीं, इसको एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। एक जैसे ही या नॉर्मल, तो जैसे ही हवा ऊपर उठती है, हवाओं के ऊपर उठते ही एक ये इसका तापमान गिरने लगता है, जबकि इससे ना हीट लिया गया है ना हीट दिया गया है। इसके हीट जो एक अमाउंट ऑफ एयर जो है, जो एयर मास है उसका वहाँ का, उसमें किसी तरह का हीट चेंज नहीं देखा गया। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर हीट टेम्परेचर में चेंज देखा जाता है। इस स्थिति को एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाता है ऐसे में। और ये एडियाबेटिक लैप्स रेट से की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं एक कन्वेक्शनल यहाँ पर है, एक बहुत छोटे से रीजन में ये बारिश हो रही है। यहाँ पर इर्द गिर्द इधर तो नहीं दिख रही बारिश, काफ़ी जोरदार बारिश हो रही है। होता यह है कि यहाँ पर हवाएं ऐसे यूं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और फिर जैसे ही ऊपर उठती है एडियाबेटिक लैप्स रेट से वो ठंडी होने लगती है, और ठंडी होकर वो फिर और पानी जैसे ही ठंडी हो गई, हवा का तापमान गिरने लगा, तो फिर उसका जो है एक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, और वहाँ पर बारिश देखने को मिलता है। बारिश, और वो काफ़ी ज़ोरदार बारिश होती है यहाँ पर। आप इसको इस तरह से इसमें भी समझ सकते हैं, ये समुद्र से भी इधर वाष्पित हो रहा है, और इधर से भी और यहाँ से भी होता है वाष्पित, और ये सब ऊपर उठा और फिर वो ठंडा होकर बारिश होने लगता है। अब चलिए देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा। होता है कि जब भी कोई भी वायु से मतलब नम हवाएं जब समुद्र से स्थल की ओर बहती है, और रास्ते में या नम हवाएं जब समुद्र से स्थल की ओर बहती है, तो रास्ते में जब कोई पहाड़ सामने आ जाता है, तो वो पहाड़ के सहारे वो ऊपर उठने लगता है, और उसमें टेम्परेचर में इट एक्सपेंड्स, जैसे ऊपर जाता है वो फैलने लगता है, और उसके टेम्परेचर में गिरावट आता है। और यहाँ होता है कि मॉइस्चर इज कंडेंस्ड, मॉइस्चर जो होता है उसका जो नमी है वो संघनित होने लगता है, और वहाँ पर बारिश होती है। दिस टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन अकर्स when warm humid air strikes an orographic barrier head on. Because of the initial momentum, the air forced to rise as the moisture laden rise gains heat, condensation sets. तो ये होता है कि एक्चुअली जैसे ही हम लोग ऊपर उठते हैं, तो इसका एक पूरा ये दिया हुआ है इसमें, आप इसको एक बार पढ़ लें, ये पूरा मैंने बनाया हुआ है इसका। तो जैसे ही ऊपर उठता है, ये बारिश पानी संघनित होने लगता है, और इसका ऊपर उठने पर टेम्परेचर गिरता है, और टेम्परेचर गिरते ही चाहे वो नॉर्मल लैप्स रेट से गिरे या फिर एडियाबेटिक लैप्स रेट से गिरे, तो ऊपर उठते ही टेम्परेचर गिरने लगता है। टेम्परेचर गिरते ही पानी जो हवा में है, जो नमी धारण करने की क्षमता वो कम होती जाती है, और वो संघनित होकर ज़मीन पर गिरने लगता है, जिसको वर्षा कहते हैं। और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो पर्वत के जो सामने वाले, जब वो बारिश से टकरा रहा है, उस क्षेत्र में तो वर्षा होती है, लेकिन जब उसका विपरीत स्थिति है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और ये यहाँ पर भी ये एडियाबेटिक लैप्स रेट ही देखने को मिलता है टेम्परेचर में। और इस रीजन को, जो पर्वत का जिसको वर्षाभिमुख क्षेत्र बोलते हैं, उसको रेन शैडो रीजन भी बोला जाता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में वर्षाभिमुख क्षेत्र बोलते हैं, पवनाभिमुख क्षेत्र, जहाँ वर्षा भी कम होती है। जैसे पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना का ईस्टर्न स्लोप है। अर्जेंटीना का जो पैटागोनियन डेजर्ट है इसी कारण निर्मित होता है, जो कि प्रशांत महासागर से आने वाली जो हवाएं हैं वो एंडीज, जो वहाँ की जो पर्वत श्रेणी है, उससे टकराकर उसके पश्चिमी क्षेत्र में ही वर्षा कर देती है, जबकि उसके पर्वत के आगे जो अर्जेंटीना जो पैटागोनियन रीजन है, यहाँ पर ये पैटागोनियन डेजर्ट है, इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, कारण कि ये काफ़ी नम होती है। और हवाएं जैसे ही फिर समुद्र पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे आती है, फिर वो एडियाबेटिक लैप्स रेट, जो एडियाबेटिक प्रोसेस से वो फिर से वो गर्म होने लगती है। जैसे ऊपर उठा हवा ऊपर उठी, तो वो एक
ठंडी होती है, फिर से जैसे वो नीचे आई तो उसने फिर से वो हीट गेन कर लिया, वहाँ पे काफ़ी गर्म एक रेगिस्तान का एक रूप लेती है। भारत में जैसे भारत की बात करें तो महाबलेश्वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स रिसीव द मोर देन 600 cm ऑफ रेनफॉल, वेयर एज द पुणे लाइंग इन द रेन शेडो सीज अबाउट दिस ओनली 70 सेंटीमीटर। आप देखें तो महाबलेश्वर और पुणे में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन वही देखिए बरसात में कितना अंतर है। पुणे का यदि देखें तो वो 70 सेंटीमीटर है और जबकि महाबलेश्वर का 600 सेंटीमीटर है। महाबलेश्वर को याद कीजिए, देखिए यहाँ से कुछ महाबलेश्वर के आसपास से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अब ढूंढिए इसको, महाबलेश्वर की से कौन सी नदी निकलती है, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो महाबलेश्वर, अब चूँकि ये जो पुणे है, अब देखते हैं महाबलेश्वर, चूँकि वहाँ पर जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं उसी ओर है, सीवार्ड है, जबकि पूना जो है ली वार्ड पड़ता है, इसको इस रीजन को ली वार्ड बोलते हैं, और ये रेन शैडो रीजन में पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। द विंड डिसेंडिंग ऑन द ली वार्ड साइड द हीटेड एडियाबैटिकली कॉल्ड कैटाबैटिक विंड। तो एक और चीज़ मिला, कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड क्या है, जब पर्वतीय ढाल से, जब वर्षा अपनी सारी नमी खो देने के बाद जब हवाएं पर्वतीय ढाल से नीचे की ओर आती है तो उन हवाओं को कैटाबैटिक विंड कहा जाता है। तो चलिए इस तरह का होता है ये। आप यूँ समझ लीजिए कि महाबलेश्वर यहाँ है और पूना यहाँ कहीं है। पैटागोनियन डेजर्ट भी ऐसे ही रीजन में है। तो आप देख सकते हैं कि हवाएं, मॉइस्ट एयर, जो नम हवाएं हैं, ऊपर उठ रही है। ऊपर उठते ही यहाँ पर एक जो वेपर है वो कंडेंसेशन उसका शुरू हो जाता है, और फिर यहाँ बारिश होती है, और बहुत यदि चोटी बहुत अधिक ऊंची हो तो यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। और फिर यहाँ से ये जैसे जैसे नीचे उतरती है ये शुष्क हवाएं, फिर से ये अपना एक वो तापमान ग्रहण करने लगती है, ये टेम्परेचर, और इस क्षेत्र का जो काफ़ी गर्म रेगिस्तान का एक रूप ले लेती है। तो अब चलिए देखते हैं फ्रंटल रेन। व्हेन टू एयर मासेस, जब दो वायु राशियाँ आपस में टकराती हैं तो इस तरह का फ्रंटल रेन होता है। इस तरह का बारिश यूरोपियन रीजन में देखने को मिलता है, वो भी नॉर्थ वेस्ट यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी रीजन है वहाँ पर, जब पूरब से गर्म और पूरब से वहाँ जहाँ ठंडी और पूरब से गर्म और नम हवाएं आती है, आपस में मिलती है, तो इस तरह का एक रेनफॉल देखने को मिलता है। वार्म जैसे यहाँ पर होता है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यूरोप में ऐसे इस तरह का cold continental air and the warm oceanic air coverage to place heavy rainfall in the adjacent areas। तो ऐसा फ्रंट क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस। जब हम लोग साइक्लोनिक एक्टिविटी पढ़ेंगे तो फ्रंटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो एयर मास के बारे में बात करेंगे। तो एयर मास का ही परिभाषा दिया हुआ है, तो हिंदी में मैं इसको समझा देता हूँ। एक एयर मास एक बहुत बड़े एरिया में, एक बहुत बड़े रीजन में, जब बहुत बड़े क्षेत्र में जब वायु की एक समान टेम्परेचर, जो समान तापमान और आर्द्रता वाली वायु, उसको वायु राशि कहा जाता है। इन द मेट्रोलॉजी एन एयर मास इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर डिफाइंड बाय इट्स टेम्परेचर एंड वाटर वेपर कंटेंट। एयर मासेस कवर many hundreds of thousands of miles and adapt to the characteristics of the surface below them. They are classified according to the latitude and their continental maritime source of regions। एक्चुअली ये जनरली एक समान होती है, एक खास रीजन में एक समान इनका तापमान और आर्द्रता होती है, लेकिन ये समय के साथ वहाँ का जैसे ही वो बहती है, आगे बढ़ती है, तो वो अपना एक स्वरूप बदलती जाती है, और एक साथ वो अपना एक स्वरूप में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आपका फ्रंटल रेनफॉल। ये रहा कोल्ड एयर, और इधर से वार्म एयर है, ये हुआ आपका वार्म एयर ओशनिक होगा, और ये कोल्ड एयर जो कि कॉन्टिनेंटल कोल्ड होगा। जैसे कोल्ड एयर चूँकि जानते हैं कि काफ़ी डेंसर होता है, हैवी होता है, तो ये नीचे की ओर होगी, और जो कि ये वार्म एयर है हल्का है, काफ़ी विरल होता है, तो ये धीरे धीरे इसके सहारे ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं इसके सहारे ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, और जैसे ऊपर चढ़ेगा ये बादलों का रूप लिया, और फिर यहाँ पर बारिश होती है। और फिर फ्रंटल रेन का एक अलग ही ट्रेंड होता है, इस तरह का साइक्लोनिक रेन का, साइक्लोनिक एक्टिविटी में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग साइक्लोनिक एक्टिविटी। साइक्लोन्स, बारिश साइक्लोन से भी होती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जैसे देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल।
ऑन अ लार्ज स्केल वी सी इन दिस डिटेल। होता है एक, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक साइक्लोनिक, एक समुद्र में इस तरह का एक स्थिति बनती है जब भी टेम्परेचर, कहा जाता है कि एक 27 डिग्री, जब समुद्र तल का तापमान 27 डिग्री या उससे अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होने लगता है, और यही धीरे धीरे एक बहुत बड़े साइक्लोन का रूप, जब वो लो प्रेशर पे बनता है तो लो प्रेशर को भरने के लिए चारों ओर से हवाएं आती है। जब चारों ओर से हवाएं आती है तो हवाएं वहाँ पर गोल गोल घूमने लगती है, और ऐसी स्थिति में जब हवाएं गोल गोल घूमने लगती है तो वहाँ से घूमते हुए वो ऊपर उठती है। ऊपर उठते हुए फिर वो एक हीट रिलीज कर, जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी उसका टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर गिरने का मतलब कि वो हीट रिलीज कर रही है, और वो जो रिलीज कर रही है हीट, इससे इस साइक्लोन को पूरा एनर्जी मिलता है, और ये साइक्लोन बढ़ता जाता है। और ये साइक्लोन तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि इसका लैंडफॉल ना हो जाए। लैंडफॉल होते ही ये टूट जाता है और फिर ये शांत पड़ जाता है। लेकिन ये अपने साथ भारी मात्रा में पानी लेकर आता है, जिससे समुद्र तल भी ऊपर उठ जाता है और बारिश भी काफ़ी तेज बारिश भी देखने को मिलती है। बे ऑफ बंगाल इससे काफ़ी, यानी बंगाल की खाड़ी से काफ़ी प्रभावित रहता है। तो हाल फिलहाल में एक साइक्लोन आया था, अब इसका बताएंगे, और पिछला भी 2-3 साइक्लोन, आसपास के जो 2-3 साइक्लोन हैं उसके नाम आप बताएं तो एक अच्छा रहेगा। तो अब चलिए अब देखते हैं, एक दूसरा है हमारा मानसून रेनफॉल। मानसूनल जो रेनफॉल होता है, इसका बेसिक कारण जनरली होता है कि मानसून का मतलब ही होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। एक मानसून जो शब्द की उत्पत्ति हुई है जनरली एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मौसम का मतलब ही होता है कि समय के साथ हवा की दिशाओं में बदलाव। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समर में ये जो हमारा जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है ये यहाँ तक आ रही हैं, और जबकि ये इधर की जो ये हवाएं हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये सर। और यहाँ पर जो और जब विंटर में ये इधर की जो स्थल से आने वाली हवाएं ये इक्वेटर को आर पार जा रही है, तो ऐसे में जब इधर से हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो यहाँ पर इस क्षेत्र में बारिश होगा। जब इन हवाओं का, जब महाद्वीपीय हवाओं का प्रभाव ज़्यादा होगा तब यहाँ पर बारिश कम होगी या नहीं होगी। विंटर में इस क्षेत्र में बारिश होती है। कारण है कि जब हवाएं इस ओर से आती है तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नमी ग्रहण करती है और यहाँ पर इस क्षेत्र में बारिश करती है। पूर्वी घाट जहाँ पर एक अवरोध का कारण होता है, इसी पूर्वी घाट के कारण यहाँ पर ये जो इंडियन रीजन में है, जब इधर से हवाएं चलती हैं तो इस पूर्वी घाट के पैरेलल वो बढ़ जाती है आगे, तब ऐसे में यहाँ पर बारिश नहीं होता है। जब साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है, जो कि ये जो समर में जो होता है यहाँ पर बारिश नहीं होती है और यहाँ पर विंटर में बारिश होती है, क्योंकि जब इधर से ये जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो ये मानसून आती है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। साउथ ईस्ट, तो इसके बाद इस तरह का जो मानसूनी बरसात है वो इंडिया में और कुछ एशियाई और इधर की जो एशियाई कुछ आइलैंड्स में इसे देखने को मिलती है। तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि जैसे कि हम लोग पोल से इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे वो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा वर्षा होती है इन पोलर रीजन की अपेक्षा। फिर कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज से जैसे भी हम इंटरनल में जाएंगे, इंटीरियर रीजन में जाएंगे, फिर वहाँ भी बारिश कम होगी। हम यदि आप देखें तो इंडिया का जो कोस्टल, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन क्षेत्रों में जितना बारिश मिलता है उसकी अपेक्षा दिल्ली, नोएडा या फिर जो आगरा का रीजन है, आगरा, लखनऊ, इन क्षेत्रों में काफ़ी कम बारिश देखने को मिलती है। और 35 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर रेन हेवियर ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर जो ईस्टर्न, इस क्षेत्र पर जो ईस्टर्न कोस्ट से काफ़ी तेज बारिश होती है। कौन सा रीजन है ये? 35 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ रीजन। मैंने बोला माउंटेन्स रन, तब माउंटेनस जो कि माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर कोस्टल प्लेन की अपेक्षा माउंटेनस रन पैरेलल द कोस्ट। जब कोस्ट के समांतर जो पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर भी बारिश होती है। कोस्टल प्लेन, वहाँ का जो ऑन द कोस्टल प्लेन में वहाँ बारिश होती है। ऑन द विंडवार्ड साइड, जो कि विंडवार्ड साइड में काफ़ी तेज बारिश होगी बाकी प्लेन की अपेक्षा। ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मेजर प्रेसिपिटेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड आइडेंटिफाइड एज द फॉलोज। द इक्वेटोरियल बेल्ट में ज़्यादा बारिश होती है। मानसून क्षेत्र में आप देख सकते हैं 200 सेंटीमीटर पर एनम बारिश है इसका। इंटीरियर जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पर जो मॉडरेट रेनफॉल होता है 100 से 200 सेंटीमीटर है पर एनम।
The central parts of the tropical and land and the eastern interior parts of the temperate receive the rainfall of varying between 50 to 100 सेंटीमीटर। ये जो अब से देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड, ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द टेम्परेट लैंड्स। आखिर ये सारे रीजन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। जो क्लाइमेट का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ये सारे बारे में बात करेंगे। यदि इसके पहले यदि आपको पता है तो इसके बारे में आप जरूर इस पर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पर फिर अलग अलग होते हैं, और इसका एक मैप भी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एक अलग अलग दिखाया गया है। हेवी रेनफॉल इन एवरी मंथ, ये जो है रीजन है, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन है। सीजनल रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, ये जो इंडिया का देख सकते हैं मानसूनी रेनफॉल होता है। मॉडरेट, लाइट, फ्रीक्वेंट एंड स्नो का जो है काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल भी होता है। तो आज के लिए इतना था, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसको एक बार आप फिर से इसको पढ़ लें अच्छे से। सारा नोट्स क्लियर है, हो सकता है मेरे बोलने में, इसको नोट्स को पढ़ने में, समझाने में कोई दिक्कत हुआ हो तो उसको ज़्यादा ना लें। इसको इसमें जो सारा नोट्स दिया हुआ है वो काफ़ी परफेक्ट है, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ें और कोशिश कीजिए मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन हो जाए जल्दी से जल्दी। और आप लोग खुद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक देखिए और दोस्तों को भी टैग कीजिए और मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तो हमारा चैनल है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, संघर्ष द स्ट्रगल। मैं इस चैनल का, इस वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी इसको शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। आप मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टा पर, कहीं भी हर जगह फॉलो कर सकते हैं। तो ये है हमारे चैनल का लोगो, आप इसको अब यहाँ पर हर समय दिखेगा ये। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।